सकती है? क्या हमें किसी विशेष समुदाय, विचारधारा या समूह के खिलाफ एकजुट होने का कहा जा रहा है? जब वह कहते हैं तो उनका मतलब क्या है? किसी संस्कृति या धर्म के साथ चलना होगा? अगर ऐसा है तो ये सरासर संविधान के खिलाफ है। देश के हर नागरिक को अधिकार है उनकी अपनी पहचान का। किसके खिलाफ हमें एक होना चाहिए? फिर से पूछती हूं, राजनीतिक असहमति, अल्पसंख्यकों या फिर उन लोगों के खिलाफ जो सरकार से सवाल करते हैं? बड़ा ही खतरनाक विचार है। मेरा कहना है कि ये नारा भारत के विचार को कमजोर करता है। विविधता में एकता, हमारे देश का सिद्धांत इसी पर बना है। लैंग्वेज, कल्चर, रीजन, रिलीजन। शहजाद भाई ने जैसे कहा, जी बचपन में हमने सीखा और बच्चों को भी यही सिखाया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। व्हाट डज दिस स्लोगन से अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट? अगर हम ठीक से समझें इनका एजेंडा तो असली समस्याएं जैसे आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बजाय प्रधानमंत्री जी भाजपा ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं जो जवाबदेही से ध्यान हटाकर एक अस्पष्ट एकता की बात कर रहे हैं। यहां मैं याद दिलाना चाहूंगी, सच्ची नेतृत्वता लोगों को हम और वो में नहीं बांटती, एक साथ लेकर चलती है, सबकी सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित करती है। ये ना किसी के घर पे बुलडोजर और किसी पे नहीं, ना हमको बेल और उनको जेल। एक है तो सेफ है, सच्ची एकता का आह्वान नहीं है। ये ऐसा नारा है जो जोड़ता नहीं, बांटता है और तोड़ता है। सच्ची एकता विविधता को अपनाने में ही, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने में है। सभी के लिए न्याय का हक, हमने तो संविधान से यही सीखा है। I want to end by saying, like I always do, a united India is a safe India. जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। चलिए, आपने एकदम टाइम पे 5 सेकंड पहले खत्म किया। तालियों के साथ अभिनंदन दीजिए। अब देखिए, इन्होंने मिस नहीं किया था। शहजाद पूनावाला ने धीरे से कहा था कि अंग्रेजी स्कूल में मुमताज जी ने सीखा होगा एक नारा, तो अंग्रेजी वाला उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी बता ही दिया। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली याद है। पर ये याद रखिए, सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं, आपके प्रेजेंटेशन के लिए भी आपको मार्क किया जाएगा। जजेस आपको अपने प्रेजेंटेशन और फायरी अंदाज के लिए भी मार्क करने वाले हैं, तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखिए। अब आप दोनों अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं। अब बारी जरा जूरी मेंबर्स की, इससे पहले कि मैं थर्ड पार्टिसिपेंट को बुलाऊं। डिबेट ठीक चल रहा है प्रभु जी? क्या फीडबैक है? माइक सामने है सर, माइक। प्रभु जी, आपको लग रहा है डिबेट ठीक है, अंदाज ठीक है, या आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं डिबेट? नई बात तो कोई दिखाई नहीं दी मेरे को, क्योंकि एक्सपेक्टेड लाइंस पे बोल रहे हैं दोनों, कि दोनों ऐसा लगता है बीजेपी और कांग्रेस के अंदर यहाँ पर डिबेट हो रही है। पर सवाल ये किसी ने जवाब नहीं दिया मेरे को कि प्रधानमंत्री जी को ये नारा लगाने की क्या जरूरत थी। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ इनसे कि क्या कंट्री सेफ है या नहीं है? ठीक है, इसके बाद वाले राउंड में करेंगे। वैसे भी प्रभु जी को खुश करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। कंट्री सेफ है कि नहीं है? अनुरंजन जी, आपका क्या टेक है? ठीक बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? कुछ एडवाइस इनको। सी, प्रभु जी ने जो बोला कि ये प्रधानमंत्री का जो नारा है, आई फील दैट एज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू मेजोरिटी इन द वर्ल्ड, अगर वो कहें कि ही इज प्रो हिंदू, व्हाई वी अज्यूमिंग ही इज अगेंस्ट अदर्स? सो ये नारा इज नॉट ओनली मेंट फॉर हिंदू, इज फॉर द फुल नेशन। वे कॉन्स्टेंटली हम लोग का क्या है ना, डिवाइड करना। सो आई पर्सनली फील कि आप बताइए कि इसमें हार्म क्या है टू से दैट यस इट्स अ प्रो हिंदू और नॉट एंटी अदर्स, बिकॉज दैट इज व्हाट आंसर किसी ने नहीं दिया। वो सारे अपने में कि नहीं, इसका मतलब ये है कि नो, एंड इसका मतलब है यस, बट बीच में देयर इज नो जिसको क्या कहते हैं, एनी रीजनिंग और कंक्लूजन, बट जस्ट वन पॉइंट प्रोग्राम्स is what they're all talking about. ठीक है, इस पर आएंगे। आप लोग अपना फीडबैक लेते रहिए और उस हिसाब से देखिए, आपको तो कई अंदाजों के लिए जाना जाता है, लेकिन टीवी पे भी आप वैसे ही दहाड़ते हैं। पुलिसिया अंदाज में कुछ बताइए कि इनको क्या बेटर करना चाहिए? डिसिप्लिन, बॉडी लैंग्वेज, कुछ गड़बड़? अंजना जी, आपका संचालन बहुत उत्कृष्ट है, आपकी शुभकामनाएं। तमाम प्रतिभागियों को मैं हमेशा से जानता रहा हूं, लेकिन आज उनकी ऊर्जा, उनका उत्साह, उनकी प्रतिभा एक आसमान को छू रही है। आप सबको साधुवाद। मैं जानता हूं ज्यूरी के लिए कितना कठिन कार्य होगा कि विराट कोहली और तेंदुलकर में चयन करे कौन सा। आप सब विराट कोहली तेंदुलकर हैं और ज्यूरी का काम और दुष्कर होगा। आपके ऊर्जा
आपके उत्साह, आपकी प्रतिभा को सलाम। मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा है, कौन विजेता होगा, जिसका मूड अच्छा होगा। तो अपना होश होशो हवास दुरुस्त रखें, जिससे कि तबो तबा दुरुस्त रहे। और एक चीज आप लोगों को इशारा दे रहा हूं, हमारे जौनपुर के एक शायर ने कहा, तुम दिल में एक बार मोहब्बत तो लेकर निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई दुश्मन न मिलेगा। जय हिंद। चलिए अब तीसरे पार्टिसिपेंट दोनों तरफ से, आशुतोष जी, शेट्टी साहब, अपनी अपनी जगह संभालिए। और अब दो आपको ऐसे चेहरे देंगे जो डायरेक्टली पॉलिटिकली इंक्लाइन नहीं है किसी पार्टी के साथ, मतलब इंक्लाइन नहीं, जुड़े हुए नहीं है, पार्टी के सदस्य नहीं है, लेकिन वो अपनी अपनी बात इसी टॉपिक पर क्या समझते हैं, आज के समाज में क्या एक है तो सेफ है का नारा लोगों का नारा बना है। आपका समय शुरू होता है अब। आप सभी को नमस्कार। कई बार राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं होना ही ज्यादा श्रेयकर रहता है, क्योंकि आप अपनी बात ईमानदारी से और स्थूल बातों को भी आप कितनी महीन तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसकी आजादी मिलती है। जो ये नारा है, एक है तो सेफ है, देखिए मेरा ये मानना है, इस नारे के अंदर जो 4 शब्द हैं, उन 4 शब्दों में छुपी हुई कोई भी ऐसी राजनीतिक बात नहीं है। अगर आप राजनीतिक चश्मे पहनेंगे तो आपको सिर्फ राजनीति ही राजनीति नजर आएगी। अगर मैं बात करूं अलेक्जेंडर और पोरस का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में नंद अंपायर ने आकर, नंद साम्राज्य ने आकर पोरस का मदद नहीं किया और अलेक्जेंडर ने उनको हराया। आप उसके बाद पृथ्वीराज का एग्जाम्पल आपके सामने आया, उनका उदाहरण में भी यही हुआ। आप वहां छोड़िए, उसके बाद मीर जाफर से लेके अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे साथ लगातार ये बीज बोते गए कि आप लोग बटे हुए हैं, और इस बटे हुए होने के बीच की जो खाइयां हैं, उन खाइयों में आकर वो लोग अपनी राजनीति करेंगे। और भारत समाज जो एक सोने की चिड़िया होता था, उस चिड़िया के एक एक परों को नोच नोच कर विदेशी ताकतों ने, विदेशी आक्रमणताओं ने हम लोगों को इस कदर पे ला दिया कि आज हम लोगों को वापस से अपनी कहानी की शुरुआत करनी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, वो समाज इतिहास का हिस्सा बन जाता है। आज ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने मंच से बार बार ये चीज क्यों बोलनी पड़ी? क्या इसका सिर्फ राजनीतिक लक्ष्य है क्या? अगर आप देखें 2024 के चुनाव के 6 महीने पहले से किस तरह की बातें इस देश में होने लग गई थी। साउथ इंडिया में एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर केसीआर आके बोलते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया की परिकल्पना करते हैं, वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा लगातार ऐसे विदेशी कॉलमनिस्ट आके लिखते हैं कि नहीं, जात सबसे बड़ा चीज है, जिसको लगातार विपक्ष के दलों ने उसको उठाया, और वो जो एक सोशल क्लीवेज था उसको लगातार अटैक करने की कोशिश की गई। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो नेता प्रतिपक्ष थे लगातार जात के मुद्दे को उठा रहे थे, बराबर उठा रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर जो एंटीडोट है, हम सब साथ होने का जो एंटीडोट है, वो यही हो, वापस से जात पात में बांटे, वापस से धर्म में बांटे। और उसका आप खामियाजा देख रहे हैं। समाज जब बटेगा तो उसकी पूरी ऊर्जा इन बटे हुए खेमों में लग जाएगी। अपने खेमों को, अपने घरों को कैसे संरक्षित करना है, इस पर लग जाएगी। कौन उठ के देश के बारे में चर्चा करेगा? आप आज इस समाज में अगर एकता के केंद्र बिंदुओं को हटा दें तो ये समाज विखंडित होगा, और ये अगर विखंडित होगा तो बाहरी ताकतों को फिर से संबल मिलेगा कि आके वो भारत के ऊपर वापस से हमला कर सके। आज हमारे पास सिर्फ 20 साल का एक स्वीट विंडो है। अगर इन 20 साल में अगर हमने राजनीतिक हितों के लिए समाज को बांटने की कोशिश करी, राजनीतिक हितों के लिए हमने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करी, तो चीन, अमेरिका, यूरोप की ताकतें हमको खा जाएंगी। और आपका समय यहीं पर समाप्त होता है, आप बने रहिए। लेकिन अब आशुतोष जी, आपकी बारी है। टीवी पर आप कईयों की धज्जियां उड़ाते हैं, यहां पर देखते हैं क्या बोलते हैं। नमस्कार।